बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा लेक्चर है फाइलम इकाइनोडर्मेटा के बारे में। फाइलम इकाइनोडर्मेटा डोमेन यूकेरिया और किंगडम एनिमेलिया से बिलोंग करता है। तो सबसे पहले हम इसकी डायग्राम्स देखते हैं ताकि एक क्लियर इमेज जहन में बन जाए, फिर हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो इसके मेंबर कुछ इस तरह के हैं, इनको सी अर्चिन कहते हैं। ये है, इसको हम सी स्टार कहते हैं। ये है ब्रिटल स्टार और ये है सी अर्चन। और इसके अलावा स्टार फिश, जिसे आप में से अक्सर बच्चे ऑलरेडी जानते हैं। तो स्टार फिश में और इन दोनों में फ़र्क है, ठीक है। ये सी स्टार और ब्रिटल स्टार और स्टार फिश, ये तीनों इसी के मेंबर हैं, लेकिन तीनों एक दूसरे से डिफरेंट हैं। इसका सबसे मेन करैक्टर बहुत ज़्यादा मैंने हाईलाइट करके इसीलिए लिखा है कि ये एक ऐसा करैक्टर है जो किसी और फाइलम में नहीं पाया जाता। दे आर एक्सक्लूसिवली मेराइन एनिमल्स, यानी सारे के सारे इसमें जो हैं वो मेराइन हैं, वो हाई सॉल्ट कंसनट्रेशन में रहने वाले हैं। सिर्फ एक्वेटिक नहीं है, मेराइन हैं, सिर्फ हाई सॉल्ट वाले वाटर में रहते हैं, यानी कि सीज एंड ओशन में रहते हैं। ये फ्रेश वाटर में, रिवर्स में, पॉन्ड्स में, ऐसी जगहों पर नहीं, सिर्फ और सिर्फ ये सी और ओशन में मिलते हैं। दे आर एक्सक्लूसिवली मेराइन। और कोई फाइलम ऐसा नहीं है जो कि एक्सक्लूसिवली किसी एक जगह पर रहता हो। हम इनकी शेप्स की बात करें तो इनमें फ्लैटेंड लाइक अ बिस्किट, जैसे कि आप देखें ये वाला, ये एक बिस्किट की तरह से है, फ्लैटेंड। इसको केक अर्चन भी कहते हैं, इसका नाम केक अर्चन है। फिर है स्टार शेप्ड विद शॉर्ट आर्म्स, जैसे कि सी स्टार और स्टार फिश, ठीक है। तो ये सी स्टार है। नेक्स्ट इज ग्लोब्यूलर शेप। ग्लोब्यूलर शेप क्या होती है? जो गोल हो। तो ये वाले हैं सी अर्चन। ये सी अर्चन, अब आप देख के शायद कुछ बच्चे ये कंफ्यूज हो जाएं कि ये तो लैंड पे भी देखे हुए हैं। ये लैंड पे नहीं पाए जाते। किसी प्लांट प्रोडक्ट से उनकी रिजेम्बलेंस हो, किसी एनिमल से रिजेम्बलेंस हो, तो वो एक अलग बात है, वो रिजेम्बलेंस है। बट दे आर एक्सक्लूसिवली मेराइन। ये समंदरों में ही पाए जाते हैं, ये किसी और जगह पर नहीं आपने देखे। स्टार शेप्ड विद लॉन्ग आर्म्स, पहले हमने बात की है स्टार शेप्ड विद शॉर्ट आर्म की। स्टार शेप्ड विद लॉन्ग आर्म, जिसमें के ब्रिटल स्टार है, ये वाला आप देखें तो इसमें स्टार शेप्ड विद लॉन्ग आर्म है। इलोंगेटेड एग्जाम्पल सी कुकम्बर। सी कुकम्बर यहाँ पर नहीं बनाया हुआ, कुकम्बर कहते हैं खीरे को। तो ये इस तरीके से इनकी शेप होती है, ये सी कुकम्बर कहलाते हैं। इनकी बॉडी इलोंगेटेड होती है। हम इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो पीछे हम इससे पहले भी जो फाइलम पढ़ते आ रहे हैं, 2-3 फाइलम, वो ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं, यानी कि 3 जर्म्स लेयर एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म से मिलकर बनते हैं। ये ड्यूटेरोस्टोम सिलोमेट हैं। सिलोमेट का मतलब है कि इनमें ट्रू सिलोम पाई जाती है। ये ट्रू सिलोम किससे बनती है? ये इनकी मीजोडर्म से बनती है। सिलोमेट्स में आगे 2 तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ड्यूटेरोस्टोम्स और प्रोटोस्टोम। इससे पहले हम प्रोटोस्टोम पढ़ते आए हैं। यहां से अब ये फर्स्ट है जो कि ड्यूटेरोस्टोम है। ड्यूटेरोस्टोम्स में एनस फर्स्ट फॉर्मेशन होती है और माउथ की फॉर्मेशन बाद में होती है। देयर लार्वी आर बाइलेटरली सिमेट्रिकल बट द अडल्ट्स शो रेडियल सिमेट्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे गौर से समझिएगा। लार्वी क्या चीज़ होते हैं? जो डेवलपमेंटल स्टेज होती है। डेवलपमेंटल स्टेज में ये बाइलेटरल सिमेट्रिकल हैं, यानी कि इन्हें एक ही प्लेन से 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड किया जा सकता है। इनके अडल्ट्स की सिमेट्री रेडियल सिमेट्री होती है। रेडियल सिमेट्री क्या होती है? जिसमें ऑर्गेनिज्म को मोर देन 1 प्लेन से 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड किया जा सके, वो रेडियल सिमेट्री है। तो इनमें रेडियल सिमेट्री है। हालांकि इनके पीछे हम जो 2-3 फाइलम पढ़ के आए हैं उन सब ने बाइलेटरल सिमेट्री थी, और बाइलेटरल सिमेट्री ज़्यादा एडवांस करैक्टर है। तो इस लिहाज से इनको तो यहाँ पर नहीं होना चाहिए था, इनको तो बहुत पीछे होना चाहिए था जहाँ पर रेडियल सिमेट्री वाले हैं वहाँ पर। लेकिन चूंकि ये ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं,
ये ड्यूटेरोस्टोम सीलोमेट्स हैं, इससे पीछे वाले सारे प्रोटोस्टोम थे, तो इस वजह से इसका स्टेटस उनके बाद ही आता है, चाहे इनके अडल्ट में रेडियल सिमेट्री है। दूसरी चीज़ ये कि इनके लार्वा में बाइलेटरल सिमेट्री है, तो बेसिकली ये बाइलेटरल सिमेट्री वाले हैं, लेकिन अडल्ट बनते बनते उनकी सिमेट्री चेंज हो जाती है। तो यहाँ पर ये एडवांस करैक्टर है इनमें, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं, ये ड्यूटेरोस्टोम हैं, और इस वजह से इनको फाइलम आर्थ्रोपोडा के बाद में रखा गया है। इन देयर रेडियल सिमेट्री द body parts are arranged in 5 or multiple of 5 around an oral aboral axis। इसका क्या मतलब है, इनके जो ऑर्गन्स वगैरह हैं वो 5 की तादाद में या मल्टीपल ऑफ 5 में, जैसे यहाँ पर एक होगा तो दूसरा वैसा यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, तो इस तरह से 5 हो जाएंगे, या पेयर की शक्ल में होंगे 5, तो फिर ये मल्टीपल ऑफ 5 यानी कि 10 हो जाएंगे। 5 × 2 = 10। एंड व्हाट इज मीन बाय ओरल एबोरल एक्सिस, तो इनकी बॉडी के टू साइड्स हैं, एक साइड जिधर माउथ है वो ओरल एंड है, और दूसरी साइड जिधर एनस है वो एबोरल एंड है। और बॉडी ऑर्गन्स जो हैं ओरल एबोरल एंड के इर्द गिर्द प्रेजेंट होते हैं, तो इस वजह से ये सेंटेंस इस तरह से है। चले हम सेंटेंस को दोबारा देखते हैं। इन देयर रेडियल सिमेट्री the body parts are arranged in 5 or multiple of 5 around an oral aboral axis। अब एक और करैक्टर जो इनमें ज़्यादा एडवांस है फाइलम आर्थ्रोपोडा से, जिसकी वजह से इन्हें आर्थ्रोपोड्स के बाद रखा गया है, वो है इनमें पाए जाने वाला एंडोस्केलेटन। हमने इससे पहले जितने भी देखे हैं उनमें से किसी में भी एंडोस्केलेटन नहीं है, आर्थ्रोपोड्स में एक्सोस्केलेटन मौजूद है। उससे पहले फाइलम मोलस्का में भी एक्सोस्केलेटन मौजूद था, लेकिन एंडोस्केलेटन पाया जाता है इनमें। एंडोस्केलेटन एक्सोस्केलेटन की निस्बत ज़्यादा एडवांस करैक्टर है, इस वजह से इन्हें इंसेक्ट्स के बाद रखा गया है। ये एंडोस्केलेटन किस शक्ल में होता है, ये कैल्केरियस होता है, यानी कि ये कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, इन द फॉर्म ऑफ प्लेट्स कॉल्ड ऑसिकल्स। ये कैल्शियम कार्बोनेट की इस तरह से प्लेट्स होती हैं, ये प्लेट्स ऑसिकल्स कहलाती हैं। दीज प्लेट्स आर ड्राइव्ड फ्रॉम मीजोडर्म। अच्छा, अब ये प्लेट्स जो हैं ये बॉडी के बाहर से नज़र आ रही हैं, इन प्लेट्स को हम स्पाइन्स भी कहते हैं। ठीक है, स्पाइन क्या होता है, कांटे, ये बॉडी के बाहर कांटों की शक्ल में, जैसे आपने सी अर्चन में देखा है, और इस तरह से और भी बहुत सारे हैं इसके मेंबर्स जिनमें बॉडी से बाहर हमें ये स्केलेटन नज़र आ रहा होता है। तो चूंकि ये बॉडी से बाहर है तो फिर तो ये एक्सोस्केलेटन हुआ। तो जब इसका स्केलेटन बॉडी से बाहर है तो हम इसको एंडोस्केलेटन क्यों कह रहे हैं, हम इसकी ओरिजिन की वजह से कह रहे हैं। ये मीजोडर्म लेयर से बना है, जो 3 लेयर्स होती हैं ना, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। तो जो एक्सोस्केलेटन होता है वो बनता है एक्टोडर्म से। अब इनका जो स्केलेटन है ना वो मीजोडर्म से बना है, मीजोडर्म से हमेशा बनता है एंडोस्केलेटन। तो ये मीजोडर्म से बना है, इस लिहाज से ये एंडोस्केलेटन है, लेकिन बट कम आउट ऑफ स्किन आल्सो एंड मेक स्पाइन्स ऑन द स्किन। ठीक है, इसकी ओरिजिन तो इंटरनल है, ये एंडोस्केलेटन की इसकी ओरिजिन है, लेकिन ये बॉडी से बाहर प्रोजेक्ट हो जाता है, बॉडी से बाहर आ जाता है और स्पाइन्स बना देता है। तो बज़ाहिर हमें ये एक्सोस्केलेटन लग रहा होता है, लेकिन इसकी ओरिजिन मीजोडर्म से है, तो ये एंडोस्केलेटन है। दे हैव वाटर वेस्कुलर सिस्टम। वाटर वेस्कुलर सिस्टम क्या होता है, इनकी बॉडी के अंदर ब्लड की बजाय वाटर सर्कुलेट करता है। दिस इज कॉल्ड वाटर वेस्कुलर सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ ट्यूब्स एंड स्पेसिस प्रेजेंट इन द सिलोम। ट्यूब वाटर लेकर जाती है और सिलोम तक ये वाटर जाता है, तो ये वाटर वेस्कुलर सिस्टम ट्यूब और सिलोम पर मुश्तमिल होता है। हम इनके वाटर वेस्कुलर सिस्टम को देखें तो वाटर वेस्कुलर सिस्टम में सबसे पहले इनका यहाँ पर माउथ है, तो माउथ के इर्द गिर्द एक ये राउंड कैनाल आपको नज़र आ रही है, राउंड शेप में, इसको हम कहते हैं रिंग कैनाल। रिंग की शक्ल में बनी हुई है ना, उसी लिहाज से इसका नाम क्या है, रिंग कैनाल। रिंग कैनाल यहाँ पर आपको कनेक्टेड नज़र आ रही है बाहर की तरफ, ये मैड्रीपोराइट के ज़रिए से, मैड्रीपोराइट के ज़रिए से वाटर की एंट्रेंस होती है इसमें।
फिर उसके बाद आपको इसमें से 5 यूं साइडों पर निकलती हुई ट्यूब्स नज़र आ रही हैं, जिनको हम कहते हैं रेडियल कैनाल्स, जो कि ब्रांच हो रही हैं, ब्रांचेस की शक्ल में निकल रही हैं रिंग कैनाल से। तो एक रिंग कैनाल से 5 रेडियल कैनाल्स निकलती हैं। रेडियल कैनाल्स ये अटैच होती हैं लेटरल कैनाल्स के साथ, और लेटरल कैनाल्स अटैच होती हैं ट्यूब फीट के साथ। और जब वाटर ट्यूब फीट में आता है तो उस वक़्त ये ट्यूब फीट एक्सटेंड हो जाते हैं और ये किसी भी सरफेस के साथ अटैच हो जाते हैं। लेकिन जब इसने अपने बॉडी को छोड़ना होता है तो उस वक़्त क्या करते हैं, ये इसी में से ट्यूब फीट में से वाटर को बाहर निकाल देती हैं। जब वाटर बाहर निकल जाता है तो ट्यूब फीट कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है और इस तरह से स्टार फिश रिलीज हो जाता है उस सबस्ट्रेट के ऊपर से जिसके ऊपर ये अटैच हुआ था। अब हम ज़रा इसको रीड भी कर लेते हैं कि आ रिंग कैनाल सराउंड्स द माउथ, इट ओपन्स आउटसाइड थ्रू अ सीव लाइक प्लेट कॉल्ड मैड्रीपोराइड। सीव लाइक का मतलब है कि छाननी की तरह, जिससे हम आटा छानते हैं ना, उसकी तरह से इसमें सुराख होते हैं, इस वजह से हम इसको सीव लाइक प्लेट कह रहे हैं, मैड्रीपोराइड। 5 रेडियल कैनाल्स ब्रांच फ्रॉम द रिंग कैनाल। हमने इस तरह रिंग कैनाल पढ़ी और फिर कहा कि इसमें से 5 रेडियल कैनाल्स निकलती हैं। मैनी लेटरल कैनाल्स, अब रेडियल कैनाल से दोनों तरफ क्या निकल रही हैं, लेटरल कैनाल्स emerge from each radial canal and each lateral canal ends at a tube feet. Tube feet are the extensions of water vascular system. The tube feet extend and attach with some substrate. जब tube feet में water आता है तो ये extend हो जाती हैं और किसी substrate के साथ attach हो जाती हैं. When water is drawn back, जब इनमें से water वापस निकल जाता है, from the sucked tube feet, they contract and body is pulled. और इस तरह से body substratum से separate हो जाती है. Echinoderms possesses tube-like digestive system. Tube-like digestive system किस वजह से, क्योंकि इनमें माउथ एंड एनस दोनों प्रेजेंट हैं, तो जिसमें डबल ओपनिंग होती हैं उसको हम ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। तो इनमें ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। द माउथ लीड्स टू एसोफेगस, एसोफेगस के बाद स्टमक, स्टमक के बाद इंटेस्टाइन एंड देन रेक्टम। रेक्टम ओपन्स आउट थ्रू द एनस। They have no specialized organs for respiration and excretion. इन दोनों के लिए कोई ऑर्गन खास नहीं होते। ये किस वजह से, क्योंकि इनमें वाटर सर्कुलेट करता है तो इनकी बॉडी डायरेक्टली उस वाटर में से ऑक्सीजन ले लेती है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर देती है। ये अपना वेस्ट भी उस वाटर में एक्सक्रीट कर देते हैं। तो इसलिए इनको सेपरेट से रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन के लिए ऑर्गन्स की ज़रूरत नहीं होती। They possesses a poorly developed nervous system. इनका नर्वस सिस्टम ज़्यादा अच्छा नहीं होता। कैसा नर्वस सिस्टम होता है, एक नर्व नेट है, नर्व रिंग है, इस तरह से नर्व रिंग है, उससे आगे नर्व नेट है, एंड 5 और मल्टीपल ऑफ 5 रेडियल कैनाल्स। इसी तरह से इनमें से 5 या 10 या 15 इस तरह से रेडियल कैनाल्स रिलीज होती हैं। तो ऐसा, अब इनका नर्वस सिस्टम अगर देखें तो वो ज़्यादा एडवांस नहीं है। फाइलम आर्थ्रोपोडा का नर्वस सिस्टम इनकी निस्बत बहुत ज़्यादा एडवांस था, उनमें तो ब्रेन भी पाया जाता है, तो उस लिहाज से आर्थ्रोपोड्स को बाद में होना चाहिए था, इनको उनसे पहले होना चाहिए था, ये उनसे कम एडवांस है। लेकिन बाकी बहुत सारे करैक्टर जैसे कि ड्यूटेरोस्टोम जो एक करैक्टर है जो मेनली इनको वजह है इन बाद में रखने के, ड्यूटेरोस्टोम, इनका एंडोस्केलेटन, ये चीज़ें इसको प्लेस करती हैं और इनकी रिजेम्बलेंस कॉर्डेट के साथ, क्योंकि इसके बाद जो फाइलम आता है वो फाइलम कॉर्डेटा है, तो कॉर्डेट के साथ इनकी रिजेम्बलेंस ज़्यादा है, आर्थ्रोपोड्स की रिजेम्बलेंस कम है। तो ये भी तरतीब देखी जाती होती है कि किस फाइलम के बाद कौन सा फाइलम है। हर फाइलम के अपने से पीछे वाले फाइलम के साथ भी रिलेशन होता है और अपने से आगे वाले फाइलम के साथ भी। तो इनकी रिजेम्बलेंस फाइलम कॉर्डेटा से ज़्यादा है और फाइलम आर्थ्रोपोडा की रिजेम्बलेंस कम है। तो इन सब चीज़ों की बेस पर इनको बाद में रखा है और फाइलम आर्थ्रोपोडा को पहले रखा गया है। इनके ज़्यादातर जो सेंसरी रिसेप्टर्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं ओवर द सरफेस ऑफ बॉडी एंड ट्यूब फीट। इट मीन्स कि बॉडी के अंदर नहीं होते बल्कि बॉडी के ऊपर प्रेजेंट होते हैं इनके सेंस ऑर्गन्स। इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिवीजन ऑफ द बॉडी के ज़रिए होती है। जब इनकी बॉडी कोई बॉडी का पार्ट कट जाता है तो वो पार्ट दोबारा से रीजनरेट हो जाता है।
तो इसको हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। जो बॉडी का पार्ट कटा है, फर्ज करें कि ये स्टार फिश है और स्टार फिश के 4 आर्म अलग हो जाते हैं और एक आर्म अलग हो जाता है, तो ये वाला आर्म बाकी के 4 आर्म बना लेगा और ये वाले 4 आर्म्स जो हैं ये इनका जो एक लॉस्ट हुआ है वो बना लेंगे। तो इस तरह से ये 1 से 2 में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो चूंकि ये दोबारा बनाते हैं लॉस्ट बॉडी पार्ट, तो इस वजह से इसको रीजनरेशन कहते हैं। इकाइनोडर्म्स आर यूनिसेक्सुअल, इट मीन्स के मेल अलग होता है और फीमेल इसमें अलग होती है। इसमें से बहुत सारे ऐसे हैं जो कि रीजनरेट कर लेते हैं लॉस्ट बॉडी पार्ट्स, और कुछ ख़ास तौर पर सी स्टार्स और ब्रिटल स्टार ये ऐसे हैं कि जब कोई चीज़ इनके ऊपर अटैक करती है, और ब्रिटल स्टार ये ऐसे हैं कि जब कोई चीज़ इनके ऊपर अटैक करती है, ये अंडर अटैक होते हैं, तो ये खुद ब खुद अपना बॉडी पार्ट जो है उसको ड्रॉप कर देते हैं ताकि ये अपने एनिमी से एस्केप कर जाएं, और फिर बाद में ये उस लॉस्ट बॉडी पार्ट को रीजनरेट कर लेते हैं। तो इस तरह से रीजनरेशन इनको इनके एनिमी से बचाने के भी काम आती है। ये रिप्रोडक्शन का तो हिस्सा है ही, लेकिन ये अपने एनिमी से बचने के लिए भी अपने लॉस्ट बॉडी पार्ट्स छोड़ देते हैं और बाद में उन पार्ट्स को रीजनरेट कर लेते हैं। आज का लेक्चर इतना ही था। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब तो बहुत सारा लिंक बन गया होगा, कैसे एक फाइलम के बाद दूसरा फाइलम, एडवांस करैक्टर आ रहे हैं, इनका आपस में क्या लिंक है, एवोल्यूशन कैसे होती है। अगर आप सारे लेक्चर सुनेंगे तो आप एक लिंक बना सकेंगे कि किस तरह से एडवांसमेंट हो रही है। बीच में से कोई एक लेक्चर सुनने से शायद आपको ये बात ना समझ आए। मैं कोशिश तो करती हूँ कि हर लेक्चर में ही पुरानी बात को भी रिपीट कर दूँ जहाँ पर वो आ रही हो, लेकिन फिर भी जो तमाम लेक्चर सुनने के साथ लिंक बनता है वो एक लेक्चर के साथ नहीं बन पाता। तो बेहतर है कि आप पिछले लेक्चर भी सुन लें।